नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 आर्टिकल्स मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल है बिल्डिंग बैक टू अवर्ट अ लर्निंग कैटास्ट्रॉफ। देखिए, पहला वेव ऑफ कोरोना, सेकंड वेव ऑफ कोरोना, तीसरा वेव ऑफ कोरोना, स्कूल कॉलेजेस बंद, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पूरी दुनिया के कंपैरिजन में देखिए तो इंडिया में 450 से लेके साढ़े सॉरी 450 से लेके 480 दिन तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। बाकी कंट्रीज में देखोगे तो ऑन एन एवरेज 224 दिन बंद रहे। इंडिया के अंदर 450 दिन से ज्यादा बंद रहे ऑन एन एवरेज स्कूल कॉलेजेस। तो इसका क्या मतलब है भाई? लर्निंग पे एक बहुत खतरनाक इंपैक्ट आएगा। और अभी चौथी वेव सी लग रही है। थोड़ा सा अपटेक कोविड केसेस में देखने को मिल रहा है, तो माँ बाप और बोल रहे हैं कि नहीं भाई, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो। अब इस प्रकार से अगर आप स्कूल कॉलेजेस बंद करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई पे एक इरिवर्सिबल इंपैक्ट पड़ेगा। इसी बारे में एक आर्टिकल है, इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर भाई अगला आर्टिकल है ये धर्म संसद से लेके। तो अभी रिसेंटली दो धर्म संसद प्लान हो रही थी। एक तो आपकी हिमाचल में, एक रुड़की में। जो हिमाचल में हुई वहां पे पुलिस ने बोला कि भाई हमने एक्शन लिया है, किसी को उल्टा सीधा बोलने नहीं दिया। रुड़की में तो अभी के लिए धर्म संसद रोक दी गई है। ये पूरा मुद्दा आग पकड़ा था दिसंबर में, जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी और काफी इंसेंडियरी स्पीचेस दी गई थी। यति नरसिंहनाथ को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसके बारे में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर कांग्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है। अभी रिसेंटली अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देखो तो एक न्यूज वायरल हो रही है कि प्रशांत किशोर शायद कांग्रेस ज्वाइन करने के मूड में। तो इस कंटेक्स्ट में कांग्रेस को किस प्रकार के रिवाइवल की जरूरत है? वैसे तो एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, एक दो पॉइंट्स देख लूंगा। देखिए, जो प्रशांत किशोर वाली कंट्रोवर्सी हुई है ना, इसमें पॉलिटिकली सीखने को भी बहुत कुछ है। किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेटेजाइज करती हैं, इसके बारे में भी बहुत कुछ है। तो जरूरत लगा तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर भाई एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग करके हम अपने आप को एनर्जी के फील्ड में इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रही हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखें, काफी अच्छा आर्टिकल है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स, कुछ अच्छे प्रिडिक्शंस यहाँ पे ऑथर ने कर रखे हैं। फिर भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्टर है इंडिया के अंदर, डगमार वॉल्टर, ये बेसिकली डायरेक्टर हैं आईएलओ डिसेंट वर्क टेक्निकल सपोर्ट टीम फॉर साउथ एशियन कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है इंडिया के अंदर, ओवरऑल और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात कर रही है यहाँ पे, ओएसएच, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे ये कुछ बता रही हैं। नाम है इनका डगमार वॉल्टर। तो इनके व्यू पॉइंट जो भी इन्होंने बताए हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है भाई, तो इतने आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। हर वीडियो के नीचे आपको सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स रिसेंटली यूट्यूब ने एक्टिवेट किया है। तो इफ यू कैन नॉट क्लिक द ज्वाइन बटन, प्लीज क्लिक द सुपर थैंक्स बैंक। अदरवाइज यू कैन क्लिक द ज्वाइन बटन ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। और चलिए अपने लेक्चर को यहाँ पे शुरू करते हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। इसमें आपकी जेब से कोई पैसे नहीं निकलेंगे। तो प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज नीडेड टू स्टॉप हेट एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। देखिए भाई, प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन, यहां पे इसको लेके आना जरूरी कहा जा रहा है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी इंसेंडियरी स्पीचेस दी जा रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे करेक्टिव मेजर्स की बात की है कि जो कम्युनल हेट फैलाई जा रही रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्टेटमेंट दिया। हुआ क्या है भाई, उत्तराखंड के अंदर जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने धर्म संसद होने को रोक दिया रुड़की में। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर इशू किया था कि अगर तुम्हारे यहाँ पे धर्म संसद हुई और इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए गए तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम हर्जाना भरोगे। तो चीफ सेक्रेटरी को भी समझ में आएगा, अरे भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट माई बाप प्ले में आ गया, तो भैया औकात में आ जाओ। अब बात यहाँ पे यह है कि एक धर्म संसद हुई थी दिसंबर हरिद्वार में, अभी कुछ दिन पहले हुई है हिमाचल प्रदेश में, अब हो रही है उत्तराखंड में। दिसंबर वाले में बहुत ही भड़काऊ भाषण दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश वाली धर्म संसद में जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बोला कि हमने सबको बोल दिया था कि भाई कोई भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, भड़काऊ भाषण नहीं हुए। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट ये भी बोलती हैं कि ओवरऑल भड़काऊ भाषण जब दिए जाते हैं तो जो अथॉरिटीज हैं वो इंटरवीन नहीं करती हैं वहां पे। और ओवरऑल इन धर्म संसद की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये काफी वॉसिफेरस हो गई है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। माइनॉरिटीज के अगेंस्ट आप कह लो जेनोसाइड टाइप की बातें करती हैं ये। होने कुछ नहीं वाला है। देखिए, जो साइलेंट मेजॉरिटी, यहां पे ये भी बताया गया है, हमारे देश में जो साइलेंट हिंदू मेजॉरिटी है, उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज से फर्क नहीं पड़ता। इंसान अपनी डेली लाइफ में बिजी यार, खाने पीने का जुगाड़ करने में, तो ये सब धर्म वगैरह की चीजों में कौन पड़ेगा? कहीं ना कहीं ये सब चीजें पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है, ये भी बोलना है। बट फिर भी अगर इस प्रकार की आप धर्म संसद कंडक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। एक
आप कह लो धर्म के आधार पर सेग्रीगेशन का भाव आ जाता है, घृणा का भाव आ जाता है, और वो नहीं आना चाहिए। देश को प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना है, तो ये घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। उसी के लिए ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भैया यहां पे कोर्ट्स का इंटरवीन करना जरूरी है। अगर आप देखो तो जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी तो उस समय पे बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड ने यति नरसिंहनाथ को अरेस्ट किया था। कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट हैं, हिंदुत्व लीडर हैं, इन्होंने कॉल दी थी कि भाई आर्म्ड वायलेंस करो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। बाद में इनको बेल मिली और बेल मिलने के बाद फिर इन्होंने दिल्ली में एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, प्रोएक्टिव स्पीचेस दी। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इस प्रकार की डिस्टर्बिंग पैटर्न वाली चीजों को यहाँ पे रोकने की जरूरत है, ठीक है ना। नए फ्रिंज एलिमेंट्स को आगे ना बढ़ने देने की जरूरत है। इस प्रकार के लोग प्रोवोकेशंस फैलाते हैं, इस प्रकार की धर्म संसद प्रोवोकेशंस फैलाती हैं, और जो मेजॉरिटी हिंदू है उसको ये एहसास दिलाती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी फ्रेंडली है, माइनॉरिटीज अपने हिसाब से कुछ भी कर रही हैं, कम्युनल हार्मनी हमें ही, मतलब हिंदू धर्म में आज की डेट में फीलिंग ये बैठ रही है कि हमने ही ठेका उठाया है क्या शांति का। मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं शांति रखनी है क्या, क्रिश्चियन धर्म के लोगों को नहीं शांति रखनी है क्या। तो ये जो इस प्रकार की धर्म संसद होती है ना, ये हिंदू मासेस को ये भड़काती है कह के कि भाई बाकी धर्म के लोग तो अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग ही क्यों यहाँ पे इंक्लूसिव बने, टॉलरेंट बने। इस प्रकार की विचारधारा फैलती है इस प्रकार के आप कह लो इवेंट से, और ये कम्युनल हार्मनी के लिए और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए अच्छा नहीं है। हमारी एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में सारे ग्रुप्स को एक साथ रह के चलना है, सारे ग्रुप्स को देश के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करना है, और इसके लिए यहाँ पे अब जुडिशरी को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की चीजें बोली जा रही हैं, कुछ ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जो हेट स्पीच को काउंटर कर सकें। जिस प्रकार से आप देखो कि जब लिंचिंग की जाती है, या फिर जब जो खाप पंचायत होती है, वो जो इंटरकास्ट मैरिजेस है या इंटर रिलीजियस मैरिजेस है उसके खिलाफ आप कह लो डिक्टेट इशू कर देती हैं। तो जब खाप पंचायत लिंचिंग से रिलेटेड प्रॉपर नियम कानून बनाए गए हैं रोकने के लिए, तो भाई ये जो पर्टिकुलर धर्म संसद है जो इस प्रकार की इंसेंडियरी स्पीचेस देते हैं, इनको रोकने के लिए भी प्रॉपर नियम कानून होना चाहिए। ये इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। फिर भाई इस आर्टिकल को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं हूं। द ब्लू प्रिंट, द इंटरनल इलेक्शंस विल बी द की टू कांग्रेस रिवाइवल एज एन अल्टरनेटिव टू बीजेपी। देखिए भाई कांग्रेस पार्टी की इस समय पे हालत खराब है, इलेक्टोरल डिबैकल इनको काफी देखने को मिले हैं पिछले एक डेकेड में, जीतना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2000 कह लीजिए 4 से, और उसके बाद से जब से 2014 का इलेक्शन हारे हैं ये, उसके बाद से जीतना अलग अलग स्टेट्स में इनके लिए मुश्किल हो गया। तो नो डाउट कांग्रेस इज इन अ पॉलिटिकल डिबैकल। अब पॉलिटिकल डिबैकल में क्यों है, इसकी बहुत सी वजह है। देखिए जब देश आजाद हुआ था उस समय पे जो कांग्रेस का भोकाल था, जो कांग्रेस की औकात थी, वो अनपैरेलल्ड थी। जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स थे, इन लीडर्स ने अपना खून बहाया था, हमें आजादी दिलाई थी, तो लोग इनके पीछे खड़े थे, कांग्रेस पार्टी बहुत पावरफुल थी। लेकिन फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि ओबीसी के बेसिस पे कुछ रीजनल पार्टीज उभर के आई, फिर राइट विंग आइडियोलॉजी के बेसिस पे रीजनल पार्टीज उभर के आई, और उन्होंने कांग्रेस की पावर को पुश बैक किया। आज की डेट में कांग्रेस बहुत सारे आप कह लो पॉइंट्स पे कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। कैसे कमजोर पड़ती हुई नजर आई है, तो देखिए जो रिलीजियस राइट वाली पॉलिटिकल पार्टीज उठी हैं, उन्होंने कास्ट अर्थमेटिक को हिंदी हार्टलैंड में प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है। ओके, इन कह लीजिए राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, अब बेसिकली यहां पे बीजेपी को राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। अब द हिंदू है, अब द हिंदू में ये सब चीजें तो देखो लिखी ही जाती हैं, ठीक है। तो रिलीजियस राइट, जैसे बीजेपी को एक प्रो हिंदुत्व पार्टी माना जाता है, तो इसलिए रिलीजियस राइट लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूं। तो बीजेपी जैसी पार्टी, उसकी एक प्रॉपर कैडर बेस्ड फोर्स है, डिसीसिव लीडरशिप है, इनकी एक प्रॉपर आइडियोलॉजी और एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई प्रॉपर कैडर बेस है नहीं, इनकी कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी है नहीं, और इनकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी रही है कि इन्होंने नॉन सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट किया है अपॉर्चुनिटी देख के। जैसे कांग्रेस के लिए क्या कहा जाता है, देखिए सेक्युलरिज्म क्या होता है, हर धर्म को बराबर की वैल्यू। अब कांग्रेस पार्टी को अक्सर कर इस चीज के रिस्पेक्ट में देखा गया कि हाँ भाई मुस्लिम मासेस को ये ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए ज्यादा स्कीमें निकाल रहे हैं, उनको पैसिफाई करने के लिए कि हाँ भाई उनके वोटों को खींचा जा सके। तो ये बात शायद लोगों को, हिंदू मासेस को पसंद नहीं आई, और इस बात को कैश ऑन कर लिया रिलीजियस राइट पार्टीज ने, बीजेपी जैसी पार्टीज ने। तो इसके चलते अगर आप देखो तो कांग्रेस की कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी नजर नहीं आ रही। बीजेपी जैसी पार्टीज के लिए क्या बोला जाता है कि इनकी क्लियर कट आइडियोलॉजी है, राइट विंग आइडियोलॉजी है, प्रो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, बट कांग्रेस की कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं। जहां पे समझ में आया वहां पे प्रो हिंदुत्व हो गए, जहां पे समझ में आया एंटी हिंदुत्व हो गए। तो एक प्रॉपर आइडियोलॉजी के ना होने की वजह से भी कांग्रेस पार्टी यहां पे कमजोर पड़ गई है। और रिसेंटली ये मुद्दा न्यूज में इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर करके एक स्ट्रैटेजिस्ट है,
प्रशांत किशोर ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी तरीके से प्लान की है, मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, मैसेजिंग और प्रमोशन ऑफ लीडर्स का इस्तेमाल करते हुए, कि उन पार्टीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो बीच में ये न्यूज निकल के आई थी कि भाई प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि अभी के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की नहीं है। तो इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में आर्टिकल निकल के आया है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर कांग्रेस यहां पे कमजोर पड़ रही है। एक पॉइंट तो यहां पे बताया गया कि कैडर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का वो कमजोर है, दूसरा आइडियोलॉजी के बेसिस पे कांग्रेस कमजोर पड़ गया, और तीसरा यहां पे कांग्रेस को एक प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं मिल पा रही, एक ऐसी लीडरशिप नहीं मिल पा रही जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सके। राहुल गांधी जी एक लीडरशिप तो प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी की स्ट्रैटेजीज के अगेंस्ट, उनके आईक्यू के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोलते हैं। वो अब परसेप्शन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो एक क्रेडिबल लीडरशिप की भी कमी बताई जा रही है कांग्रेस के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हमने चीजों को यहाँ पे देखा। चलिए भाई, बिल्डिंग बैक टू अवर्ट अ लर्निंग कैटेस्ट्रॉफ। यहां पे क्या बताया जा रहा है? गवर्नमेंट्स एंड स्कूल्स मस्ट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन स्कूल एजुकेशन लर्निंग रिकवरी। अच्छा दोस्तों, अगर अब तक आपने लाइक का बटन ना दबाया हो तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, लाइक का बटन दबा दीजिए, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। बीच बीच में रिमाइंड करना पड़ता है ना, भूल जाते हो आप लोग पढ़ते पढ़ते, तो रिमाइंड कराना मेरा काम बनता है। तो भाई बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। कोविड 19 का भाई पैंडेमिक। अब कोविड 19 के पैंडेमिक के समय पे एजुकेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, एजुकेशन में सबसे ज्यादा डिसरप्शन आए हैं, इस बात तो देखो कोई डाउट नहीं, ये तो आप भी मानते होगे। पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद रहे। एक जॉइंट रिपोर्ट रिलीज हुई थी यूनेस्को की, यूनिसेफ की, वर्ल्ड बैंक की, स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पार्ट टू रिकवरी। ये अर्ली दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी। इसमें बोला गया है कि पैंडेमिक के पहले 21 महीनों में बहुत सारी कंट्रीज में स्कूल बंद रहे हैं, या तो पार्शियल बंद रहे हैं या फुल्ली बंद रहे हैं, और ये बंद रहे हैं फॉर एन एवरेज ऑफ 224 डेज। तो पैंडेमिक के पहले 21 दिनों में ऑन एन एवरेज 224 दिन स्कूल रहे बंद। ठीक है, इंडिया के अंदर ये नंबर है ज्यादा। इंडिया के अंदर ये नंबर निकल के आ जाता है 450 से 480 दिन। तो अगर बाकी देशों में ऑन एन एवरेज पैंडेमिक के पहले 21 महीनों में स्कूल बंद रहे 224 दिन, तो इंडिया में बंद रहे 450 से 480 दिन। उसके बाद आ गया ओमिक्रॉन का वेरिएंट, इंडिया में फिर से केस बहुत तगड़े तरीके से बढ़े, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर मार्च से अप्रैल 2022 की बात करो तो 570 से लेके 600 दिन तक यहां पे स्कूल बंद रहे। दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर्स रहा है ये इंडिया के अंदर। इससे ज्यादा स्कूल क्लोजर शायद उन्हीं कंट्रियों में होंगे जहां पे सिविल वॉर चल रहा हो, जैसे सीरिया हो गया, यमन हो गया। नहीं तो और किसी इवेंट में इतने लंबे ड्यूरेशन तक स्कूल बंद रहे, इसके चांसेस देखो भाई ना के बराबर। छुट्टियां होती हैं बीच में, ये तो है ना कि भैया 600 दिन से स्कूल ही बंद पड़ा हुआ। अब बात यह है, स्कूल बंद है तो जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, दे आर अकस्टम टू रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस। भाई ऑफलाइन क्लासेस से अकस्टम थे, ऑनलाइन पे आ गए। अब फाइनली अप्रैल मार्च के बाद देखने को मिल रहा है स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हो रहे हैं। अब जब स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हो रहे थे, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो रहे थे, धीरे धीरे पेरेंट्स भी अकस्टमेंट हो रहे थे, पुराना पढ़ाई का मेथोडोलॉजी शुरू हो गया। अब फिर यहाँ सुनने में आ रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इस बीच में आप देखोगे तो कुछ पेरेंट्स फिर से बोल रहे हैं यार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों को स्कूल मत भेजो। फिर कुछ लोगों का, ये पेरेंट्स का ये बोलना है, स्कूलों का ये बोलना है कि हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग में वापस चले जाते हैं, कुछ लोगों को स्कूल बुलाओ, कुछ लोगों को ऑनलाइन पढ़ाओ। तो अब क्या है ना कि अब कोविड 19 के केसेस के बढ़ने से अगर आप ये डिमांड करने लगो कि हम हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करेंगे या स्कूल को पार्शियली बंद कर देंगे, तो ये साइंटिफिकली सपोर्टेड डिसीजन नहीं होगा। और अब हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम एक बिग थ्रेट के अंदर आ रहा है। सिंपल रीजन है, कोविड 19 वायरस जाने वाला नहीं है। जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हमारे सामने अवेलेबल, उस प्रकार से कोविड 19 भी यहाँ पे एक लंबे समय तक रहने वाला है। तो हर बार अगर कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो क्या स्कूल बंद करके बैठ जाओगे? और आगे भी यहां पे बताया जा रहा है कि भाई कोविड 19 के केसेस थमने वाले हैं नहीं, कोविड 19 के केसेस आएंगे, बच्चे भी यहां पे कोविड 19 पॉजिटिव निकलेंगे, कभी केसेस ज्यादा होंगे, कभी केसेस कम होंगे। तो हर केस में आप स्कूल बंद करके बैठ जाओगे तो ये इम्प्रैक्टिकल है, अननेसेसरी है, अनसाइंटिफिक है, अनएथिकल है। क्योंकि भैया देखिए, स्कूल्स ओपन और शट मोड में नहीं चलते हैं। स्कूल एक बच्चे के फ्यूचर को बनाते हैं, उसके बेसिक्स को डेवलप करते हैं, उसकी इनिशियल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्कूलों को आप जब मन चाहो उठा के बंद कर दो, ये एक प्रॉपर अप्रोच नहीं है। फिर अगर आप देखो तो बच्चे फैमिली और सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर एक कम्युनिटी में कोविड 19 आएगा तो बच्चों को भी कोविड 19 होगा। 2 साल हो चुके हैं पेंडेमिक आए हुए, अक्सर का जब हमने बच्चों के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दिख रहे हैं, पॉजिटिव निकल के आए। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चों में सीवियर इंस्टेंसेस जो होते हैं इन्फेक्शन के, वो कम है, हालांकि बच्चों की मौत भी हुई है।
लेकिन इस बीच में ये बोल देना कि बच्चे स्कूल जाके वायरस पकड़ लेंगे और घर बैठे बैठे वो वायरस नहीं पकड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक घर में भी जो बच्चे के माँ बाप है वो घर से बाहर निकलते हैं, नौकरी करते हैं जाके, उसके बाद जब वो घर में वापस आते हैं तो वहां पे भी बच्चे को इन्फेक्शन का डर होता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल जाएगा तो ही उसको वायरस पकड़ेगा, वो घर में भी रहेगा, वहां पे भी वो वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है। और बहुत सारी अलग अलग सेरो प्रेवलेंस सर्वे के हिसाब से ये बताया जा चुका है कि हो सकता है 70 से 90% बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं, और अगर वो इन्फेक्ट हुए तो उसके अंदर इम्यूनिटी भी यहाँ पे आ गई होगी। तो भाई 25 महीने हो चुके हैं सार्स यूवी को शुरू हुए। अभी के लिए अब सार्स यूवी एक कंसर्न तो है, पर बिल्कुल इमीडिएट ऐसा कंसर्न नहीं कि आप स्कूल कॉलेज बंद करके बैठ जाओ। आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलनी है, और इसलिए स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, एक बैलेंस प्रकार से ध्यान दीजिए, बच्चों की हेल्थ के रिस्पेक्ट में, उनकी पढ़ाई लिखाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए पार्शियल क्लोजर कर देना, हाइब्रिड मोड में पढ़ाई चलाना, ये ठीक नहीं है। हमें जैसे न तैसे करके बच्चों की एजुकेशन को कंप्लीट करवाना है। अब एजुकेशन कैसे कंप्लीट करवाएंगे? देखिए, लर्निंग लॉस को रिवर्स करना है। पढ़ाई बंद होने की वजह से जो बच्चे सीखना चाहते हैं, सीखने वाले हैं, वो सीखना बंद हो जाए, ये चीज को हमें रिवर्स करना है। लर्निंग लॉस को हमें रिवर्स करना है। अब देखिए, स्कूल को रीओपन करने का मतलब नहीं कि पूरी की पूरी बच्चों की भीड़ को आप स्कूल भेज दो। आप टाइमिंग्स कम कर सकते हो, ऑफलाइन मतलब ये ऑफलाइन क्लासेस की। तो भाई कुछ बच्चों की सुबह 3 घंटा होगा, कुछ बच्चों का शाम को 3 घंटा होगा। जरूरी नहीं कि पूरे दिन हो, या फिर हो सकता है हफ्ते में कुछ दिन आप रिड्यूस कर दो, बट ऑफलाइन एजुकेशन को चालू रखो। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हर राज्य का, उसका ये जिम्मेदारी होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा है वो सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट ना हो जाए, हर एलिजिबल बच्चे को यहाँ पे पढ़ाई मिले। खासकर उन बच्चों के ऊपर आपको स्पेशल अटेंशन देना है जो कि पुअर बैकग्राउंड के, बैकवर्ड है, रूरल है, अर्बन सम ड्राइवर्स हैं। क्योंकि देखिए, जो अमीर घरों के बच्चे हैं, वो अमीर पेरेंट्स जैसे ना तैसे करके अपने बच्चों को एजुकेशन लगा देंगे। जिसके पास अल्ट्रा हाई पैसा है वो तो टीचर ही को बुला लेगा घर पे कि आओ बैठ के यहाँ पढ़ाओ, ठीक है ना। जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वो जैसे ना तैसे करके स्कूल भेज देगा, ऑनलाइन इक्विपमेंट अरेंज करवा देगा बच्चे के पढ़ने के लिए। लेकिन भाई आप समझिए, जो गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप तो वैसे ही बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, तो स्कूल बंद हुआ तो उन बच्चों को घर के काम में लगा दिया जाएगा या किसी और छोटे मोटे धंधे पे लगा दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि इन बच्चों का 100% एनरोलमेंट हो। और इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि वो हर बच्चे को आइडेंटिफाई करे जो स्कूल के बाहर है और उसका एनरोलमेंट करवाए। फिर भाई, जो लर्निंग लॉस हुआ है पिछले 2 सालों में, उसकी लर्निंग रिकवरी करवानी है, और ये राज्य सरकार की यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लर्निंग लेवल ऑफ द चिल्ड्रन की जरूरतें क्या है, इसको एसेस करना, लर्निंग रिकवरी के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना। ये जो करिकुलम है, जो करिकुलम को तो वैसे भी रिड्यूस किया गया, इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। टीचिंग टाइम को इंक्रीज करके, आप कह लो, देखो, डेली के बेसिस पे अगर आप टीचिंग टाइम कम कर रहे हो तो ठीक है, रोज बुला लो, या फिर हफ्ते में कुछ दिनों के लिए बच्चों को स्कूल में बुला रहे हो तो वहां पे टीचिंग टाइम को आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हो, ताकि बच्चों का जो सिलेबस है वो ओवरऑल यहाँ पे खत्म हो जाए। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली में कुछ मेंटर टीचर इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, जहां पे इनोवेटिव तरीके से बच्चे के साथ जो टीचर्स हैं वो एंगेज करते हैं। इनोवेटिव अप्रोचेस यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी ग्राउंड लेवल पे चलाई जा रही हैं। तो इन सबको कंसोलिडेट करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पैरामीटर्स के हिसाब से राज्य की सरकारें केस टू केस बेसिस पे बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समय समय पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन को काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करना। क्योंकि बच्चे भी 2 साल से घर बैठे हैं, स्कूल जाने की उनकी आदत छूट चुकी है, तो ओवरऑल उनको काउंसलिंग की भी एक लिमिटेड बेसिस पे जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोले, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका समय समय पे हेल्थ चेकअप करवाना, स्कूल में ही हेल्थ क्लिनिक्स को वहां पे बैठाना। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मिड डे मील स्कीम। जो गरीबों के बच्चे हुआ करते थे वो ज्यादा स्कूल जाते नहीं थे, लेकिन जब मिड डे मील सर्विसेज पैदा की गई तो माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए स्कूल भेज देते हैं कि भाई जाओ, वहां पे दिन में गर्म माँ गर्म खाना मिलेगा। इसलिए आप देखो कि 12 करोड़ बच्चों का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि दिन में भी एक टाइम उनको पेट भर के जब खाना मिल जाता है ना गरम गरम, तो ओवरऑल उनके न्यूट्रिशनल पैरामीटर सुधर जाते हैं। अगर आप स्कूल बंद करोगे तो ये न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स भी खतरे में आ जाएंगे। फिर भाई, पैंडेमिक के समय पे हाथ धोना, सोप और वाटर से टॉयलेट फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवाना, ये सब बातें यहाँ पे मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही, सरकारों की, पेरेंट्स की। ये सब तो हम लोग पिछले 2 साल में सुन ही रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक आर्टिकल था जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सोशल डायलॉग फॉर सेफ वर्क प्लेसेस, द OSH कोड कॉल्स फॉर कमिटीज फॉर वर्कर सेफ्टी।
देखिए, अगर आप देखो तो 6 मिलियन लोग डाई करते हैं कोविड 19 की वजह से लास्ट 2 सालों में। सेफ्टी और हेल्थ यहाँ पे लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल डिस्कशन में इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब इसके साथ साथ एक और फैक्टर के ऊपर यहाँ पे मैम है जो डेगमर वॉल्टर, वो फोकस डाल रही है। उनका क्या है? इनका बोलना है कि भाई जो लोग काम करते हैं, अपनी किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जाके काम कर रहे हैं, इन वर्कर्स और इन फैमिलीज को भी एक्सीडेंट से बचाना, इंजुरीज से बचाना, डिजीजेस से बचाना, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये उन लेबरों की बात हो रही है जो कि किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकता है उनको, और उनको कुछ होगा तो उनकी फैमिली पे भी इंपैक्ट आएगा। अगर आप देखो तो भाई एनुअली 2.9 मिलियन डेथ्स होती हैं वर्क प्लेस हैजार्ड्स के चलते, और 402 मिलियन नॉन फैटल इंजरीज होती हैं। मतलब 29 लाख लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के चलते मरते हैं, और लगभग 40 करोड़ लोग इंजोर्ड होते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और डिजीजेस से। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि पैंडेमिक के समय पे ऑलरेडी काफी तबाही मर चुकी है, कई सारे लोग दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो पैंडेमिक के बाद एक ह्यूमन सेंटर्ड और रेजिलियंट वे ऑफ लाइफ बनाने में हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ मैकेनिज्म की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जिन वर्क प्लेसेस पे जाके हम काम करते हैं वो हैजार्डस ना हो वर्कर्स के लिए। और इसीलिए 2003 से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है 28 अप्रैल को एज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो 28 अप्रैल इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जिससे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स पे स्ट्रेस डाला जा सके, और ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके सोशल डायलॉग को बढ़ाया जा सके, और वर्कर्स की सिक्योरिटी को एट देयर वर्क प्लेसेस और इनहेंस किया जा सके। इसके लिए एक पब्लिकेशन भी रिलीज करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इनहेंसिंग सोशल डायलॉग टुवर्ड्स अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। और थीम क्या है? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। तो सोशल डायलॉग करके एक पॉजिटिव सेफ्टी और हेल्थ कल्चर का आप कह लो इकोसिस्टम लेके आना वर्क प्लेसेस में, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, वगैरह वगैरह बातें यहां पे की जा रही। फिर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट और डिजीजेस दुनिया की जीडीपी का 5.4% कॉस्ट करती है। मतलब ऑक्यूपेशनल जगह पे काम करने से, मतलब किसी आप फैक्ट्री, मतलब किसी फैक्ट्री में काम कर लो, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ कट गया, उंगली में चोट आ गई, या फिर वहां पे बहुत सारे एमिशन है तो उसको लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, तो डिजीज हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे इवेंट्स के चलते सालाना जीडीपी को 5.4% का नुकसान होता है। और इससे होता क्या है कि जो वर्कर की इफेक्टिविटी है वो बढ़ती है, उसका जो इंस्पिरेशन है काम करने का, जो पैशन है, जज्बा है काम करने का, वो कम होता है। ऊपर से जो कंपनी है जो उस पर्टिकुलर वर्कर को एम्प्लॉय कर रही है, उसको तो देखो यहाँ पे नुकसान होता ही होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर कोड एंड पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ताकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क को इंक्रूज किया जा सके। इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस बनाया था फरवरी 2009 में, जिसके चलते ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को कंपाइल किया गया था और नेशनल ओएसएच प्रोफाइल बनाई गई थी 2018